हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रबंधन के मुख्य कार्यों को संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है, प्रबंध के मुख्य कार्य अधोलिखित हैं। पहला है नियोजन, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके हर पहलू पर भलीभांति विचार करना योजना या नियोजन है। दूसरा है संगठन करना, प्रबंधक द्वारा संस्था में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों का विकास हो और वे संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य कर सकें। तीसरा है नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन देना, मूल्यांकन, पदोन्नति तथा सेवा मुक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है निर्देशन, निर्देशन प्रबंधन का वह कार्य है जो संगठित प्रयासों को आरंभ करता है, प्रबंधकीय निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करता है। पांचवा है समन्वय, समन्वय वह महत्वपूर्ण क्रिया है जो एक संस्था प्रतिष्ठान के विभिन्न सदस्यों के प्रयत्नों को इस प्रकार नियमित करती है कि उनके हित तथा लक्ष्य संस्था के हितों एवं लक्ष्यों में एक रूप हो जाएं। छठवां है नियंत्रण, वर्तमान संस्थाओं में नियंत्रण कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधन को नियंत्रण करते समय व्यक्तियों के वजह कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। योजना संगठन करना, नियुक्ति करना, समन्वय और नियंत्रण के अतिरिक्त प्रबंधन के कार्य हैं एकीकरण, संदेशवाहन, अभिप्रेरणा, निर्णय लेना तथा नव प्रवर्तक आदि है। पोस्ट कॉर्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है पोस्ट कॉर्व एक संक्षेपीकृत शब्द है जो प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना, समन्वय करना, रिपोर्ट करना, बजट तैयार करना। इंग्लिश में है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग या लीडिंग, सी ओ यानी को से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। आते हैं इसे संक्षेप में पोस्ट कॉर्व कहते हैं। प्रबंधन सिद्धांतकार हेनरी फैयोल के 14 सिद्धांतों एवं प्रबंध के 5 तत्वों को सम्मिलित किया जो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉर्व विभिन्न संस्थानों में प्रबंधन में एक व्यापक रूप से लोकप्रिय है। तीसरा प्रश्न है, कुछ प्रमुख विचारकों द्वारा बताए गए प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कुछ प्रमुख विचारकों के द्वारा बताए गए प्रबंधन के कार्य निम्नलिखित हैं। एक तरफ विचारक दिया गया है, एक तरफ प्रबंधन के कार्य दिए गए हैं। हेनरी फैयोल जिन्होंने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण के बारे में बताया। राल्फ डेविस नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन तथा नियंत्रण। तीसरा कुंज और ओ डोनेल जिन्होंने नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताया। लूथर गुलिक नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना और बजटिंग अर्थात पोस्ट कॉर्व। ब्रेक नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण के बारे में। रिंडाक आर्विक नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेशवाहक, पूर्वानुमान, जांच आदि के बारे में बताया। चौथा प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। 2 टाइप के प्रश्न हैं, इनका उत्तर एक ही है। हेडिंग है शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। विद्यालय को अपने दायित्व पूरा करने के लिए कुशल शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। विद्यालय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां उद्देश्यपूर्ण हों, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किए जाएं तथा उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य किए
जाए। दूसरा है सहयोग का सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन संस्था को विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य आपस में सहयोग बनाए रखना संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तीसरा है सहभागिता का सिद्धांत। अच्छे कार्य के निष्पादन के लिए संस्था की समस्त मानव संसाधनों की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है। शैक्षिक प्रबंधन द्वारा सभी विद्यालयीय गतिविधियों में अध्यापकों, छात्रों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। चौथा है उद्देश्यपरक नियोजन का सिद्धांत। संस्था के उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है यदि योजनाएं व्यवहारिक तथा उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर बनाई जाएं। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राथमिकता के आधार पर व्यवहारिक, लघु तथा दीर्घ शैक्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। पांचवा प्रश्न है शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की समस्त नीतियाँ, योजनाएं, निर्देशन, नियंत्रण, संगठन आदि सभी बातें आती हैं। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय तत्वों के साथ साथ भौतिक तत्व भी शामिल किया जाता है। मानवीय तत्वों से तात्पर्य छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों आदि से है, तो भौतिक तत्वों से तात्पर्य विद्यालय, इमारत, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि से है। अतः शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित हैं। पहला है शिक्षा के उद्देश्यों, आदर्शों व सिद्धांतों आदि को निर्धारित करना। दूसरा है उद्देश्यों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना। तीसरा है शिक्षा संस्था में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। चौथा है शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना। पांचवा है शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना। छठवां है शैक्षिक जगत में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन करके उनका मूल्यांकन करना। सातवां है शैक्षिक संस्था के कार्यों में सफल संचालन हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आठवां है शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए नीति योजना, कार्य योजना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षण निरीक्षण, अंकेक्षण आदि का निर्धारण करना। छठवां प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है आधुनिक युग में शिक्षा में प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है। पहला है कौशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण कुशलता से अपने कार्यों को करता है, क्योंकि उसे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। दूसरा है शिक्षा की गुणात्मक उन्नति। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होती है, क्योंकि शिक्षक छात्र पाठचर्या, अनुशासन व पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण प्रबंधन करता है, जिससे छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न होती है। वह समय समय पर नवीन तकनीकों का भी प्रयोग करता रहता है। तीसरा है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति होती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अपव्यय व अवरोधन, छात्र अशांति, भाई भतीजावाद आदि। इन समस्त समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथा है अल्प साधनों में उन्नत परिमाण की प्राप्ति। शिक्षा प्रबंधन के द्वारा विद्यालय में उपलब्ध अल्प साधनों का उच्चतम व अनुकूलतम प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं। पांचवा है आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। नवीन युग में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकियों का विकास हो रहा है, अतः शिक्षा प्रबंधन के माध्यम से शैक्षिक संस्था में समय समय पर आवश्यकता अनुसार नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कम समय में सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकें। छठवां है सामाजिक मांग की
संपूर्ति। शिक्षा प्रबंधन में सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावना को विकसित करके शिक्षार्थियों का विकास किया जाता है। तीसरा है दृढ़ता व लोचनशीलता का समन्वय। निर्णय करना और दृढ़तापूर्वक उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एक कुशल प्रबंधक का आवश्यक गुण है। निर्णय करना जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे भी महत्वपूर्ण होता है उसका क्रियान्वयन कराना। अच्छे से अच्छा निर्णय भी क्रियान्वयन के अभाव में व्यर्थ होता है। क्रियान्वयन में दृढ़ता के साथ साथ लोचशीलता की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ स्पष्ट हो कि दृढ़ता व जिद में अंतर होता है। परिस्थितियाँ व वातावरण में परिवर्तन आने पर तदनुकूल बदलाव स्वीकार कर लेना लोचशीलता है और घमंड के चलते ऐसा ना करना जिद कहलाती है। लोचशीलता विकास का एक वृद्धि का प्रतीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। 7वां प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। शैक्षिक प्रबंधन को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक शिक्षा प्रबंध को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक कारकों के अंतर्गत प्राचीन मान्यताएं, विचार व सिद्धांत आते हैं। किसी भी देश का इतिहास वहाँ की शिक्षा प्रणाली व प्रबंध को प्रभावित करता है। अतीत में आवश्यक व महत्वपूर्ण तथ्यों व सिद्धांतों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपनाया जाता है, जिससे शिक्षा प्रबंध को दृढ़ किया जा सके। किसी भी देश का वर्तमान शिक्षा प्रबंध भूतकाल की पृष्ठभूमि में और भविष्यकाल की छाया में विकसित होता है। दूसरा है सामाजिक कारक। शिक्षा और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। सामाजिक गतिविधियों से शिक्षा प्रभावित होती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत सामाजिक आकांक्षा, रीतियाँ, प्रथाएं, मान्यताएं आदि आते हैं। सामाजिक मान्यताओं, आवश्यकताओं, परंपराओं के आधार पर ही शिक्षा प्रबंध का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। शिक्षा और समाज में समायोजन का होना अति आवश्यक है। यदि शिक्षा और समाज के मध्य में कुछ समायोजन उत्पन्न हो जाता है तो शिक्षा प्रबंध और समाज दोनों में ही विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा है आर्थिक कारक। वित्त किसी भी संस्था में रक्त की भांति होता है। शिक्षा प्रबंध में भी वित्त व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। संस्था की वित्त व्यवस्था जितनी अधिक होगी, शिक्षा प्रबंध भी उतना ही दृढ़ होगा। संस्था की समस्त गतिविधियां जैसे आय व्यय के स्रोत, वित्तीय लेखा जोखा, वेतन, सामग्रियों का क्रय आदि सभी वित्त पर ही आधारित होते हैं। वित्त के अभाव में शिक्षा प्रबंध अपने उद्देश्यों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा है सांस्कृतिक कारक। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रबंध और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि शिक्षा संबंध से ही संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति ही शिक्षा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करती है। किसी भी देश की संस्कृति को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रबंध के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। संस्कृति कारक के अंतर्गत सांस्कृतिक मान्यताएं, आस्थाएं, प्रथाएं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कार आदि को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षा प्रबंध को प्रभावित करती हैं। 8वां प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा में प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करना। दूसरा है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम वातावरण का निर्माण करना। तीसरा है कुशल मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना। चौथा है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। पांचवा है छात्रों में जनतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना है। छठवां है शिक्षा के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सातवां है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। आठवां है शिक्षण कार्य में योगदान देने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। नौवां है समाज के
नागरिकों, शिक्षा व्यवस्थापकों, अभिभावकों को समय समय पर शैक्षिक योजनाओं से अवगत कराना। 10वां है शैक्षिक प्रगति का समय समय पर निरीक्षण करना। 11वां है समस्याओं के समाधान के लिए आयोगों व समितियों का गठन करना। 12वां है सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप शैक्षिक नियमों में परिवर्तन करना। 13वां है शिक्षा संबंधी उचित विचारों को प्रोत्साहित करना। 14वां शैक्षिक दृष्टि से शिक्षार्थी व शिक्षक में सुरक्षा की भावना विकसित करना। 15वां अव्यय व अवरोधन को रोकना। 16वां है शिक्षा विभाग में कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा अन्य विभागों के साथ उनका उचित तालमेल बिठाना। 17वां है शिक्षा संस्था के में समय समय पर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना। 18वां है कर्मचारियों से संबंधित आचार संहिता वेतन शर्तों को निर्धारित करना। 19वां है शिक्षार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना। 9वां प्रश्न है एक अच्छे प्रबंधक की विशेषताएं लिखिए अथवा एक आदर्श प्रबंधक के समान गुणों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है नेतृत्व के सिद्धांत। हेडिंग है हमारी अच्छे प्रबंधन की विशेषताएं। किसी भी संगठन में प्रबंधन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। संगठन की सफलता व असफलता का सबसे प्रमुख कारण प्रबंधक के कार्य कुशलता, क्षमता, व्यक्तित्व तथा अपने कर्मियों के प्रति व्यवहार होता है। एक अच्छे प्रबंधक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का जीवन बीमार बनकर रह जाता है। वह अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुख का कारण दुर्बलता है, दुर्बलता से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुख। दूसरा है सैद्धांतिक स्वच्छता। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं और जिसमें हम अपने सहयोगियों के सहयोग लेना है, सर्वप्रथम उन कार्यों को उपादेयता उनकी प्रक्रिया के बारे में प्रबंधकर्ता के मस्तिष्क में स्पष्ट योजना एवं नीति होनी चाहिए। अनिश्चितता के चलते हमें अपने सहयोगियों के कार्य कराने में सफल होंगे। कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि निजी कार्य अथवा योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सैद्धांतिक रूप से स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए।